होंडा इंडिया के अंदर इस टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर पा रही है। होंडा इंडिया में फिलहाल 7th और 8th पोजीशन पे हवर कर रही है और ये जो रैंकिंग है ना, वो एक होंडा जैसे ग्लोबल कार मेकर के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और ये रैंक ऑब्वियसली इसीलिए है क्योंकि वो ज्यादा गाड़ियां इंडिया के अंदर नहीं बेच पा रहे हैं। होंडा ने 2024 के अंदर 86,000 कार्स बेची थी, जो कि काफी छोटा नंबर है कंसीडरिंग इसके ऊपर जो किया है उसने 2.5 लाख कार्स बेची थी। आप समझ रहे हो कितना छोटा नंबर है। और अगर आपको ये नंबर छोटा लग रहा है तो आप 2025 की सेल्स फिगर सुनो, क्योंकि 2025 के अंदर होंडा की सेल्स 21,000 यूनिट्स और गिर गई और इस साल होंडा ने सिर्फ 65,000 कार्स बेची थी इंडिया के अंदर। और इसीलिए एक तरफ जहां पर ज्यादातर कार ब्रांड्स ईयर ऑन ईयर पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रहे हैं, या फिर कुछ ब्रांड्स जो थोड़े बहुत नेगेटिव ग्रोथ दिखा भी रहे हैं तो वो 1-2% की ही दिखा रहे हैं, होंडा ने पूरे 24% की नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है, जो कि सेल्स में एक बड़ी गिरावट को दिखाती है। और शायद इसीलिए अपनी इसी ग्रोथ के अंदर कमी को देखते हुए होंडा ने जापान ऑटो शो में अनाउंसमेंट करी है कि वो 2030 तक 10 नई कार्स लेकर आएंगे, जिनमें से 7 तो एसयूवीज होंगी और इनमें भी कुछ इंटरनेशनल कार्स होंगी और कुछ इंडिया के लिए बनाई जाएंगी इंडिया के अंदर ही। अब ये अनाउंसमेंट सुनने में तो बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग लगती है और शायद है भी, लेकिन मेरे हिसाब से होंडा अभी भी एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं और वो गलती है देरी। दरअसल होंडा और बाकी जापानीज कार ब्रांड्स कई इंडियन ऑटो जर्नलिस्ट और कंटेंट क्रिएटर्स को जापान लेके गए थे, ताकि भारत की जनता भी जान सके कि ये दुनिया में बड़ी पहचान रखने वाले ऑटोमोटिव ग्रुप्स कितनी इनोवेशंस कर रहे हैं और कौन कौन से फ्यूचर के अंदर हाईटेक प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, ताकि इंडिया की जनता जान सके कि जो इंडिया के अंदर वो जापानीज प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो जापान की उन कंपनी से आते हैं जो इस तरीके की चीजें बनाती हैं जो जापान के ऑटो शो के अंदर दिखा रहे हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, जापानीज कार ब्रांड्स इंडिया के ऑटो मेकर्स को इसलिए भी वहां पर लेके गए थे ताकि वो इंडिया बाउंड प्रोडक्ट्स के बारे में भी जानकारी दे सके और बता सके कि वो फ्यूचर में इंडिया के अंदर क्या क्या लेकर आने वाले हैं। और ऐसे ही कुछ होंडा ने भी करा और एक्चुअली बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी होंडा ने। तो उन्होंने ये बोला कि वो इंडिया के अंदर 10 गाड़ियां लेकर आ रहे हैं 2030 तक, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। और साथ ही साथ उन्होंने एक इलेक्ट्रिक एसयूवी भी दिखाई जो कि वो 2027 में इंडिया के अंदर लेकर आने वाले हैं। ये 75 किलोवाट आवर के बैटरी पैक के साथ आएगी, 20 से 25 लाख के अराउंड इसका प्राइस हो सकता है। और अगर इसका डिजाइन भी देखे ना तो ये काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है और अलग दिखता है। एंड एक्चुअली ये जो यूनिक दिखने वाले डिजाइन है ना, ये ईवीज के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर है। ऐसी ईवीज को लोग ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं। और इन सबसे भी अच्छी बात यह है कि ये जो ईवी है ये होंडा बना रही है, यानी कि आप इनकी ईवी पर बाकी ब्रांड्स की ईवीज के मुकाबले थोड़ा ज्यादा ट्रस्ट कर पाओगे, जैसे कि इनकी आइस कार्स के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करते हो। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो इलेक्ट्रिक कार होंडा लॉन्च करने जा रही है ना, दिक्कत यहीं पर लाई करती है, गाड़ी में नहीं बल्कि होंडा की प्लानिंग में। क्योंकि इवन तो होंडा ने ये तो बोला है कि वो अगले 5 साल के अंदर 10 गाड़ियां लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये जो पर्टिकुलर कार है ना ये 2027 में आएगी, यानी कि इनकी जो नेक्स्ट गाड़ी है वो भी 1.5 साल बाद आएगी और उसमें भी वो इलेक्ट्रिक कार को लेकर आ रहे हैं सबसे पहले। जबकि होंडा को इस टाइम सबसे ज्यादा जरूरत एक पेट्रोल पर चलने वाली छोटी एसयूवी की है, क्योंकि इस वक्त होंडा सिर्फ 3 गाड़ियों के साथ ऑपरेट कर रही है और ये जो तीनों गाड़ियां हैं ना ये अपने कंपटीशन से पीछे दिखाई देती हैं। जैसे कि होंडा सिटी इस टाइम 400 से 500 यूनिट के आसपास ही बिक रही है, एलिवेट की 1600 से 1700 यूनिट्स के आसपास बिक रही है और अमेज की 2000 से लेकर 2200 यूनिट्स के आसपास बिक रही है। वहीं इनके जो डायरेक्ट राइवल्स हैं ना वो काफी ज्यादा अच्छी सेल्स कर रहे हैं इनके मुकाबले, कुछ गाड़ियों को छोड़ दें तो, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो को रोक कर भी देख सकते हो। यानी कि होंडा की हर एक गाड़ी कंपटीशन से खराब ही कर रही है अगर हम सेल्स के मामले में देखें तो। लेकिन फिर भी होंडा एक इलेक्ट्रिक कार लेकर आ रही है, वो भी शायद इसलिए क्योंकि होंडा इसे इंडिया में बनाकर बाहर भी बेचेगी, और क्योंकि इस टाइम ना होंडा के पास कोई भी सिग्निफिकेंट ईवी नहीं है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो होंडा क्या कर रही है कि वो एक तीर से 2 निशाने लगा रही है, क्योंकि गाड़ी यहाँ तो बनेगी ही तो यहाँ पर भी बेच देंगे और इसको इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपोर्ट भी कर देंगे। लेकिन ऐसा करने से उनकी प्रॉब्लम्स कोई खासी कम नहीं होंगी या फिर उनकी सेल्स कोई बहुत ज्यादा बढ़ेंगी नहीं, क्योंकि जिस सेगमेंट के अंदर वो अपनी ईवी लेकर आ रहे हैं, मतलब जिस प्राइस पॉइंट पे वो ला रहे हैं, वहाँ पे 500 से लेकर 1500 यूनिट्स ही बिकती है एक मॉडल की। इसीलिए मैंने पहले बोला कि होंडा को एक छोटी कार की जरूरत है, और वो भी स्पेशली एक सब 4 मीटर वाली छोटी एसयूवी की। और हो सकता है कि होंडा भी ऐसा सोच रही हो, क्योंकि ऑटो कार के इस आर्टिकल में लिखा है कि होंडा भी अपनी सब 4 मीटर लाने की प्लानिंग कर रही थी। लेकिन सोर्सेस के मुताबिक अभी होंडा इस प्लान को फाइनलाइज नहीं कर पाई है, क्योंकि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एक बड़ा हर्डल है। यानी कि अभी तक एक सब 4 मीटर एसयूवी लाने का जो प्लान है ना वो पाइपलाइन में भी नहीं गया है, अभी वो बस सोच ही रहे हैं शायद से। यानी कि R&D एंड टेस्टिंग करते करते उनको अगले 2 से 3 साल और लग जाएंगे, तब जाके ये गाड़ी आ पाएगी, जहां तक मुझे पता है। और ये भी होंडा तब कर रहे हैं जब इंडिया के अंदर बाकी ब्रांड्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर अपनी गाड़ियों को लॉन्च कर रहे हैं। सिएरा और डस्टर जैसी मोस्ट एंटिसिपेटेड गाड़ियां भी लॉन्च हो रही हैं इस साल, और लगभग 30 गाड़ियां 2026 के अंदर आने वाली हैं। लेकिन फिर भी होंडा अभी तक सब 4 मीटर एसयूवी लाने का जो डिसीजन है ना वही नहीं बना पाए हैं। आप ये समझो कि ये जो सब 4 मीटर एसयूवीज है ना, इनकी डिमांड इंडिया के अंदर इस वक्त सबसे ज्यादा है। नेक्सॉन की 20,000 से भी ज्यादा यूनिट्स बिक रही हैं हर महीने। वेन्यू, ब्रेजा और 3XO जैसी गाड़ियों की लगभग 10,000 यूनिट्स बिक रही हैं। इन गाड़ियों की सेल्स इसलिए भी इतनी ज्यादा बड़ी है क्योंकि जीएसटी की वजह से इनके प्राइसेस में लाखों रुपए की कमी आई है, 1 से 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए तक कम हुए हैं कुछ गाड़ियों के ऊपर।
लेकिन मेरे हिसाब से 4 ऐसे काम हैं कि अगर वो होंडा कर ले तो उनकी सेल्स इंडिया के अंदर थोड़ी ठीक हो सकती है और उनकी जो रेपुटेशन है वो बढ़ सकती है एक्चुअली इंडिया के अंदर, क्योंकि ये ऐसे काम है जो उनको अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज से ही करने हैं। जिसमें पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम मेरे को लगता है वो ये है कि स्टार प्रोडक्ट इंडिया के अंदर लेकर आना चाहिए उनको। आज से सिर्फ कुछ साल पहले ही होंडा के पास इंडिया के अंदर CR-V, अकॉर्ड और सिविक जैसी कार्स हुआ करती थी, यानी कि ऐसी कार्स जो महंगी थी और उतनी ज्यादा बिकती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये कार्स इनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ऐसी कार्स की वजह से होंडा की जो वैल्यू थी ना वो भारतीयों की नजरों में बहुत बड़ी थी और लोग होंडा को मारुति और हुंडई से भी ऊपर रखते थे, इनकी गाड़ियों को प्रीमियम समझते थे। और होंडा भी अपनी छोटी कार्स पर अपनी ब्रांड वैल्यू का थोड़ा सा प्रीमियम ऐड करके बेचता था, यानी कि कंपटीशन में मिलने वाली बाकी गाड़ियों से छोटी गाड़ियों को भी थोड़ा महंगा बेचता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि होंडा के पास 3 ही गाड़ियां हैं और तीनों की तीनों ही मास मार्केट कार्स हैं, 20 लाख के अंदर आती हैं। और इसीलिए होंडा को इंडिया के अंदर अपनी प्रीमियम कार्स लेकर आनी चाहिए। और एग्जैक्टली क्यों लेकर आनी चाहिए, क्यों ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको 2 ब्रांड से एग्जांपल से समझाता हूँ। टोयोटा दुनिया के अंदर अपनी बड़ी कार्स के लिए बहुत ज्यादा जानी जाती है, जैसे कि लैंड क्रूजर सीरीज के लिए या फिर कैमरी जैसी बड़ी सिडान्स के लिए। और ऐसे ही निसान भी अपनी पेट्रोल, मैक्सिमा और अल्टीमा जैसी बड़ी साइज की कार्स के लिए जानी जाती हैं, जो कि वो भारतीय मार्केट्स के अंदर बेचते हैं। लेकिन इंडिया में फिर भी टोयोटा की जो ब्रांड वैल्यू है वो निसान से बहुत ही ज्यादा बड़ी है। एक्चुअली निसान की ब्रांड वैल्यू मारुति से भी कम है इंडिया के अंदर, अगर लोगों की सोच से बात करूं तो मैं। टोयोटा की ब्रांड वैल्यू का इतना ज्यादा असर है कि लोग ग्रैंड विटारा को छोड़कर हाई राइडर ज्यादा खरीदते हैं, और कई तो बस इसलिए खरीदते हैं क्योंकि इस पर टोयोटा का बैज मिलता है, जिस चलते ये इंडिया के अंदर एक प्रीमियम कार बन जाती है कई बायर्स की नजरों में। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टोयोटा ना अपनी बहुत सारी प्रीमियम कार्स को इंडिया के अंदर बेचते हैं, जैसे कि लैंड क्रूजर, हाई एस, फॉर्च्यूनर, कैमरी, हाइलक्स जैसी बहुत सारी गाड़ियों को जो कि प्रीमियम कार्स हैं उनको इंडिया के अंदर टोयोटा बेचते हैं, जिस चलते इंडिया के कस्टमर्स के दिमाग में टोयोटा की जो इमेज है वो एक प्रीमियम कार बनाने वाली और बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांस कार्स बनाने वाली एक कंपनी के तौर पर बन जाती है, जिस चलते जो उनकी सस्ती कार्स है ना उनको भी टोयोटा को बेचने में आसानी होती है। और क्योंकि लोग अपने आप को एक प्रीमियम ब्रांड से एसोसिएट करना चाहते हैं, इसीलिए मारुति की रीबैच गाड़ियों को भी टोयोटा की गाड़ी मानकर बड़ी खुशी से ले लेते हैं। लेकिन वहीं पर जो निसान है वो एक भी बड़ी गाड़ी या फिर प्रीमियम कार इंडिया के अंदर नहीं बेचती है, जिस चलते जो इंडिया के कस्टमर्स हैं उनके दिमाग में निसान की जो इमेज है वो कोई खासी प्रीमियम ब्रांड वाली नहीं है। कहने का मतलब बस ये है कि होंडा को अपनी ब्रांड इमेज थोड़ी सी प्रीमियम कार मेकर वाली बनाने की जरूरत है, और फिर वो अपनी सस्ती गाड़ियां भी बेचना चाहेंगे तो वो थोड़ी ज़्यादा बिकेंगी। और ऐसा करने के लिए होंडा अपनी CR-V को ला सकती है, प्रील्यूड को ला सकती है, या फिर हो सके तो वो अपनी पासपोर्ट को भी इंडिया के अंदर ला सकते हैं। इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, गाड़ियां थोड़ी महंगी हो जाएंगी, कम बिकेंगी, लेकिन इमेज पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा इसका। इसके अलावा होंडा को CNG पर काम करने की भी ज़रूरत है। होंडा की जो अमेज है वो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड प्रोडक्ट है और उस कैटेगरी में बिकती है जिसमें कि इंडिया की मोस्ट सेलिंग कार यानी कि डिजायर बिकती है, जिसकी 20,000 यूनिट्स बिक जाती हैं हर महीने। लेकिन फिर भी अमेज की सिर्फ 2 से 2,500 यूनिट्स ही बिक पाती हैं, इवन दो अमेज का जो इंजन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और कोई भी जो कैब ड्राइवर होगा ना वो डिजायर से अमेज की तरफ खुशी खुशी जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि होंडा वाले अपनी अमेज के अंदर फैक्ट्री फिटेड CNG प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। रादर आपकी जो CNG की इंस्टॉलमेंट होती है वो रेट्रो फिटिंग होती है और वो डीलर लेवल पे लगाई जाती है, जिसकी वजह से डेफिनेटली उनको सेल्स के अंदर नुकसान देखना पड़ता है। पर अगर वो फैक्ट्री फिटेड CNG लगवाएं, जैसे कि सुजुकी, हुंडई या फिर टाटा लगा कर दे रहे हैं, और डुअल सिलेंडर वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें जिससे कि पीछे जो जगह है वो थोड़ी ज़्यादा बन जाए, तो अमेज की सेल्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। पर मुझे समझ में नहीं आता कि होंडा ने ये काम अभी तक क्यों नहीं करा है। इसके अलावा होंडा को टर्बो और हाइब्रिड इंजन्स को लाने की भी ज़रूरत है। टोयोटा और होंडा 2 ऐसे ब्रांड्स हैं जिनकी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया के अंदर मानी जाती है। मारुति के पास हाइब्रिड नहीं था तो उन्होंने टोयोटा से मांग लिया, लेकिन हाइब्रिड गाड़ियां उन्होंने भी बेचना चालू कर दी और ग्रैंड विटारा के अंदर उसको लेकर आ गए, और वो अब अपनी फ्रॉन्क्स के अंदर भी लेकर आने वाले हैं। लेकिन वहीं पर होंडा जो अपना हाइब्रिड्स को खुद बनाते हैं और मास्टर माने जाते हैं इस काम के अंदर, वो खुद की सिर्फ होंडा सिटी के अंदर हाइब्रिड देते हैं, इवन दो सेडान्स की सेल जो है वो डाउनहिल पे है। होंडा को डेफिनेटली एलिवेट के अंदर भी ये 1.5 लीटर वाला हाइब्रिड सिस्टम लगाने की जरूरत है, और ऐसा करने के लिए मुझे नहीं लगता कि उनको बहुत ज़्यादा R&D करनी पड़ेगी, क्योंकि होंडा सिटी के अंदर वो ऑलरेडी सेम इंजन के साथ सेम सिस्टम लगा के बेच रहे हैं। इसके अलावा होंडा को अपनी एलिवेट और सिटी के अंदर 1.5 लीटर के VTEC इंजन को लाने की भी ज़रूरत है, और वो काम भी वो थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि होंडा ऑलरेडी L15B7 नाम से एक 1.5 लीटर का VTEC इंजन बनाता है जो कि टर्बो वाला इंजन है। ये इंजन वो इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर सिविक के अंदर डाल के बेचते हैं, और ये इंजन 180 bhp पावर और 240 Nm का टॉर्क बनाता है। हाँ, मैं जानता हूँ कि कंपटीशन से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और अगर इस इंजन को इंपोर्ट किया जाता है तो डेफिनेटली इसके प्राइसेस थोड़े ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि जो बाकी ब्रांड्स की टर्बो
कार्स हैं वो ऑलरेडी 20 लाख रुपए से ऊपर के प्राइस पर आ रही हैं। और मेरे हिसाब से उस प्राइस पॉइंट पर जो लोग तेज गाड़ियां खरीद रहे हैं ना, वो होंडा के टर्बो इंजन के लिए डेफिनेटली एक्स्ट्रा पैसा देंगे। और फिर जो सिएरा है वो भी 168 bhp के टर्बो इंजन के साथ आने वाली है, तो होंडा के पास अच्छा चांस है कि वो सबसे ऊपर बैठ सकते हैं इस कैटेगरी के अंदर जाके। तो अगर होंडा को सब 4 मीटर एसयूवी लाने में देरी होने ही वाली है, तो उससे पहले वो ये 4 काम कर सकते हैं, यानी कि महंगी गाड़ियों को इंपोर्ट करना, फैक्ट्री फिटेड सीएनजी लगाना, हाइब्रिड पावर ट्रेन को गाड़ियों के अंदर ऐड करना और टर्बो इंजन प्रोवाइड करना। ये 4 काम उनको करने चाहिए, क्योंकि ये जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। इसके अलावा होंडा को अपने जापानी भाई यानी कि टोयोटा से भी सीखना चाहिए। टोयोटा को बहुत जल्द समझ में आ गया था कि वो छोटी गाड़ियां नहीं बना पाएंगे इंडिया के हिसाब से, तो उन्होंने मारुति के साथ हाथ मिलाया और उनकी गाड़ियों पर अपने लोगो लगाकर बेचने लगे। लेकिन छोटी गाड़ियों की मार्केट को उन्होंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, जैसे कि होंडा ने एसयूवीज की मार्केट को छोड़ रखा था बहुत लंबे समय तक, और अभी भी गायब है बहुत सारी मार्केट में से। और अभी भी जो टोयोटा ने जापान मोटर शो के अंदर अपनी गाड़ी दिखाई है ना, वो टोयोटा का कद इंडिया के अंदर और बढ़ा सकती है, क्योंकि टोयोटा अपनी लैंड क्रूजर एफजे इंडिया के अंदर लेकर आने वाली है, और एक्चुअली लेकर के आने वाली है वो यहीं पर बनाएंगे और उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे बाहर। एंड ये जो न्यूज़ है ये कंफर्म्ड है। टोयोटा की ये जो स्ट्रेटेजी है मुझे इतनी ज़्यादा इसलिए अच्छी दिखाई दे रही है क्योंकि प्रॉपर प्रैक्टिकल ऑफ रोडर के नाम पर सिर्फ थार रॉक्स ही मिलती है, जो कि 4.5 मीटर के आसपास मिलती है और 30 लाख के अंदर मिल जाती है। और अगर टोयोटा अपनी इस एफजे का प्राइस सही रखती है ना, तो ये गाड़ी जो कि 4.5 मीटर की ही है और 5 लोगों को अकोमोडेट कर सकती है, ये थार रॉक्स को भी पीछे कर सकती है, क्योंकि ये गाड़ी प्रैक्टिकल तो होगी ही, टोयोटा के बैच के साथ आने वाली है, यानी कि रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा मिलने वाली है लोगों को, जो कि लोग चाहते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होने वाली है थार रॉक्स से भी ज़्यादा। तो यही सब मुझे कहना था, होंडा को डेफिनेटली थोड़ा जल्दी करने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स के अंदर अपने विचार भी छोड़ के जाइए। थैंक यू।